कभी कभी एक बेइज्जती सिर्फ याद बन के नहीं रहती, वो धीरे धीरे बदला बन जाती है और जब वो बदला लौट कर आता है तो हिस्ट्री लिख देता है। वेलकम बैक टू निविक्षा फिल्म टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर की। इस फिल्म में तुम्हें मिलेगा माफिया का डार्क नेटवर्क, देशभक्ति का जुनून और ऐसे हाई वोल्टेज एक्शन मोमेंट्स जो सीधा दिल को हिट करते हैं। तो बिना किसी डीले के चलो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान डेजर्ट से, जहां एक पैसेंजर प्लेन पिछले 4 दिन से बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। न कोई मूवमेंट, न कोई सिग्नल, सिर्फ चारों तरफ इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के आर्म्ड ऑफिसर्स ने उसे घेर रखा है। एटमॉस्फेयर इतना टेंस है कि लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो। और धीरे धीरे सच सामने आता है। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर्स पाकिस्तान से आए हुए डेंजरस टेररिस्ट्स हैं। कुछ ही देर बाद वहां फॉरेन मिनिस्टर पहुंचते हैं और आईबी चीफ अजय सानल को बताते हैं, गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है, हमें टेररिस्ट्स की डिमांड्स एक्सेप्ट करनी होंगी। ये सुनते ही अजय तुरंत रिएक्ट करता है, सर बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए, 36 लोग हम पकड़ चुके हैं, सिर्फ 3 और बाकी हैं। लेकिन सिचुएशन अब कंट्रोल के बाहर जा चुकी थी। हॉस्टेजेस के फैमिली सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पॉलिटिकल प्रेशर अपने पीक पर था। मिनिस्टर सीधा बोल देता है, अब और डिले पॉसिबल नहीं है। और यहीं अजय के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अजय जब प्लेन के अंदर एंटर करता है, जो वो देखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। खून, लाशें और हर तरफ डर का माहौल। मासूम लोगों के साथ जो हुआ था वो किसी भी इंसान को तोड़ देने के लिए काफी था। आखिरकार अजय को टेररिस्ट्स की कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है। वो पैसेंजर्स की तरफ देखकर बोलता है, भारत माता की। लेकिन पूरा कैबिन खामोश रहता है। डर इतना गहरा होता है कि किसी में जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। तभी एक टेररिस्ट आगे बढ़ता है और इंडिया और उसके लोगों को इंसल्ट करते हुए कहता है, हम तुम्हारे पास ही रहते हैं, तुम्हारे पड़ोसी, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। अजय चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल रही होती है जो क्लियरली कह रही है, ये यहीं खत्म नहीं हुआ। स्क्रीन पर डेट फ्लैश होती है, 30 दिसंबर 1999। उस दिन इंडिया को मजबूरन झुकना पड़ा और ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक नेशनल इंसल्ट थी। अजय के लिए ये अब सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक पर्सनल मिशन बन चुका था। इसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग होती है। अजय क्लियरली बोलता है, अब और नहीं, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन रॉ चीफ उसे रोक देता है, तुम इंटरनल मैटर्स संभालो, इंटरनेशनल हम हैंडल करेंगे। यहां सिस्टम की लिमिटेशन सामने आती हैं। फास्ट फॉरवर्ड 13 दिसंबर 2001। इंडियन पार्लियामेंट के बाहर एक नॉर्मल दिन। एक लेडी कांस्टेबल अपने कलीग्स को मिठाई खिला रही होती है क्योंकि उसके हस्बैंड को जॉब मिल गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। तभी एक वाइट कार अचानक गेट के अंदर घुस आती है। एक पल के लिए सब फ्रीज हो जाते हैं। फिर कार के अंदर वही टेररिस्ट नजर आता है जो 1999 हाईजैक में था। और नेक्स्ट मोमेंट फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियां, चीखें और हर तरफ पैनिक। सबसे पहले वही लेडी कांस्टेबल गोली का शिकार बन जाती है। इंडियन फोर्सेस तुरंत काउंटर अटैक करती हैं। अटैकर्स को एक एक करके खत्म किया जाता है, लेकिन काफी पुलिस ऑफिसर्स शहीद हो जाते हैं और एंड में एक टेररिस्ट अपने बॉडी पर बंधा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे और लोग इंजर्ड हो जाते हैं। अजय जब ये सब देखता है वो इमोशनली टूट जाता है। ये अब सिर्फ एक अटैक नहीं, ये बदला बन चुका है। फिर एक बार अजय और फॉरेन मिनिस्टर के बीच मीटिंग होती है। मिनिस्टर कहता है, पीएम बहुत टेंशन में है, अब और नहीं, टाइम आ गया है तुम्हारे प्लान को एक्टिवेट करने का। और यहीं से एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम था, इस प्लान को एक साथ 2 डायरेक्शंस में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था। फिर भी ऑपरेशन धुरंधर एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। अजय क्लियरली बोलता है, ये मिशन टाइम लेगा। मिनिस्टर शांत टोन में जवाब देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसे जल्दी एक्टिवेट करो। और यहीं से एक बड़े खेल की ग्राउंड वर्क शुरू हो जाती है। 3 साल बाद, साल 2004, अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के कराची शहर के लयारी एरिया में एंटर करता है एक मिस्टीरियस आदमी। उसका नाम है हमजा अली मजरारी। पेट में भूख, आंखों में अजीब सा जुनून और चेहरे पर एक ऐसी डिटर्मिनेशन जो क्लियरली दिख रही थी। लयारी के गलियों में चलते हुए उसकी नजर पड़ती है कुछ पोस्टर्स पर, रहमान डकैत, बाबू डकैत। ये नाम ही बताने के लिए काफी थे कि यहाँ का असली रूल किसके हाथ में है।
चलते चलते हमजा पहुंचता है एक छोटे से जूस शॉप पर, आलम जूस सेंटर। वहां वो एक ग्लास जूस पीता है और फिर शॉप ओनर आलम से काम मांगता है, लेकिन आलम सीधा मना कर देता है, यहां कोई काम नहीं है, और उसे वहां से भगा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात होती है। शॉप बंद करने के वक्त आलम देखता है हमजा अभी भी वहीं खड़ा है। तभी वहां कुछ लोकल गुंडे आ जाते हैं। वो हमजा को घेर लेते हैं और उसका बैग छीन लेते हैं। उनमें से एक आदमी हद पार करने की कोशिश करता है और यहीं से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। हमजा रेजिस्ट करता है और तुरंत एक ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन गुंडे ज्यादा होते हैं, सब मिलकर हमजा को दबा देते हैं। जब सिचुएशन और खराब होने वाली होती है, तभी पुलिस की विसिल की आवाज सुनाई देती है और सब वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह आलम वापस आता है और देखता है हमजा अभी भी जमीन पर पड़ा है। इस बार उससे हमजा पर दया आ जाती है। वो उसे अंदर ले जाता है और खाना देता है। हमजा जिस तरह से खाना खाता है, उससे क्लियरली समझ आ जाता है कि वो काफी दिनों से भूखा था। यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया फेज शुरू होता है। आलम उससे अपनी शॉप में काम दे देता है और धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि हमजा कोई आम इंसान नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ, उसका कंट्रोल, सब कुछ अलग लेवल का है। दिन बीतने लगते हैं। हमजा क्वाइटली काम करता रहता है और देखते ही देखते लगभग 1 साल गुजर जाता है। लेकिन एक दिन हमजा को अपना असली मकसद याद आता है। वो यहां सिर्फ काम करने नहीं आया था, उसका गोल था लयारी पर वाज करना। लेकिन इतने टाइम में वो अपना मिशन स्टार्ट भी नहीं कर पाया। ये सोचकर वो टेंशन में आ जाता है। आलम यानी इस्लाम भी अब तक सब समझ चुका होता है। एक दिन वो हमजा को बुलाता है और सीधा कहता है, अगर यहां राज करना है तो पहले किसी पावरफुल गैंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो आगे बताता है, लयारी में कई गैंग्स हैं, लेकिन सबसे स्ट्रांग है रहमान डकैत का ग्रुप, और एक और बड़ा नाम है बाबू डकैत और अरशद पप्पू। तब हमजा को याद आता है जिस रात उस पर अटैक हुआ था, वो लोग इसी गैंग के थे। हमजा कंफ्यूज हो जाता है। रहमान और बाबू दोनों का नाम डकैत है, क्या इनका कोई कनेक्शन है? तब इस्लाम सच बताता है, रहमान का असली बाप नहीं, बल्कि उसकी मां का सेकंड हस्बैंड है, यानी रहमान का स्टेप फादर है बाबू डकैत। और फिर वो एक ऐसी बात बताता है जो सब कुछ बदल देती है। जब रहमान को अपनी मां और बाबू के रिलेशनशिप के बारे में पता चला, उसने गुस्से में आकर अपनी मां को मार दिया। यहीं से स्टोरी एक डेंजरस टर्न लेती है। अब आगे क्या होगा? हमजा का नेक्स्ट मूव क्या होगा? अब गेम और भी डेंजरस होने वाला था। रहमान डकैत, नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। एक रूथलेस, अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल गैंगस्टर। और हमजा जानता था, अगर लयारी पर राज करना है तो इस आदमी के सर्कल में घुसना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, रहमान किसी भी रैंडम इंसान को अपने गैंग में एंट्री नहीं देता। इसलिए हमजा को कुछ ऐसा करना था जिससे रहमान खुद उससे अपने पास बुलाए। कुछ दिन बाद एक शादी का फंक्शन अरेंज होता है, जहां केटरिंग का काम इस्लाम को मिलता है। इसी बीच इस्लाम को एक इंपॉर्टेंट खबर मिलती है। शादी में रहमान के दोनों बेटे आने वाले हैं और उसी दिन बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग उन पर अटैक करने का प्लान बना चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस्लाम तक पहुंची थी रेजवान के थ्रू। रेजवान असल में बाबू डकैत के गैंग में काम करता था, लेकिन असली में वो इस्लाम का प्लांटेड आदमी था। वो हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस्लाम तक पहुंचाता था। अब ये हमजा के लिए एक गोल्डन चांस था। अगर वो रहमान के बेटे को बचा लेता तो बिना किसी स्ट्रगल के उसकी एंट्री गैंग में हो सकती थी। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन हमजा बिना सोचे रेडी हो जाता है। अगला दिन रहमान के दोनों बेटे शादी में आते हैं और प्लान के मुताबिक बाबू डकैत के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। सब कुछ सेकंड्स में केओस में बदल जाता है। इसी बीच हमजा एंट्री लेता है और बिना डरे अटैकर्स के साथ सीधा भिड़ जाता है। फाइट ब्रूटल होती है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में नहीं आ पाता। हमजा पूरी कोशिश करता है, फिर भी वो रहमान के बड़े बेटे को नहीं बचा पाता। लेकिन छोटे बेटे फैसल को वो सेफ निकाल लेता है। बड़े बेटे को खून से लथपथ देखकर हमजा पैनिक हो जाता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है,
लेकिन डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में एंट्री होती है रहमान डकैत की। जो आदमी कभी किसी से नहीं डरता, आज अपने बेटे की लाश देखकर टूट चुका होता है। तभी उसका छोटा बेटा फैसल हमजा के बारे में सब कुछ बताता है, कैसे उसने अपनी जान रिस्क में डालकर उन्हें बचाने की कोशिश की। रहमान हमजा से इंप्रेस होता है। वो उसे रिवॉर्ड देना चाहता है, 1 लाख रुपए, लेकिन हमजा मना कर देता है और कहता है, आपने बलोच लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, उनके हक के लिए लड़े हैं। मैं भी एक बलोच हूं, जो किया वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर किया। ये सुनते ही रहमान और उसके लोग हमजा से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब सिचुएशन क्लियर थी। हमजा ने रहमान का ट्रस्ट जीत लिया था, लेकिन साथ ही अब वो बाबू डकैत और अरशद पप्पू के निशाने पर आ चुका था। इसलिए सेफ्टी के लिए रहमान का भाई उजैर हमजा को एक पिस्तौल देता है और ऑफिशियली उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। इधर रहमान के अंदर बदले की आग और तेज जल रही थी। वो डिसाइड करता है अब बाबू डकैत के लोगों को इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस डिसीजन के बीच आता है एक नया कैरेक्टर, एमएलए जमील, पाकिस्तान अवाम जनता पार्टी का लीडर और रहमान का पॉलिटिकल पार्टनर। जब जमील हॉस्पिटल पहुंचता है और पूरा सिचुएशन समझता है, वो तुरंत रहमान को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, अभी कोई बड़ा स्टेप मत लो, इलेक्शन बिल्कुल पास है, अगर अभी कुछ किया तो पार्टी को नुकसान होगा। फिर वो समझाता है, एक बार इलेक्शन जीत गए तो पावर हमारे हाथ में होगी, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। और यहीं से गेम सिर्फ गैंग वॉर नहीं, पॉलिटिक्स प्लस पावर का डेंजरस मिक्स बनने वाला है। जमील की बात सुनने के बाद रहमान चुप हो जाता है। ना वो हाँ बोलता है ना, बस एक खामोशी जो उसके अंदर चल रही लड़ाई को दिखाती है। अपने बेटे का जनाजा होने के बाद हमजा ऑफिशियली रहमान के लोगों के साथ काम शुरू करता है। उजैर और उसका दोस्त दंगा हमजा को पूरा सिस्टम समझाते हैं। वेपन्स का बिजनेस कैसे चलता है, कौन से एरिया पर किसका कंट्रोल है, लायरी का कौन सा हिस्सा रहमान के अंडर है और कहां तक बाबू डकैत और अरशद पप्पू का राज चलता था। हमजा सब कुछ ध्यान से समझता है और बिना किसी गलती के काम करता रहता है। धीरे धीरे उजैर भी उस पर पूरा ट्रस्ट करने लगता है। लेकिन इधर रहमान के अंदर का दर्द खत्म नहीं होता। अपने बेटे की मौत का वो मंजर उसे चैन से जीने नहीं देता। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, क्या मैं इलेक्शन तक रुकूं या अभी सब कुछ खत्म कर दूं? वो अपने ट्रस्टेड लोगों से सलाह लेता है। सबका एक ही जवाब होता है कि इलेक्शन के बाद बदला लेना बेहतर होगा, क्योंकि पावर जीतना भी उतना ही जरूरी था जितना बदला लेना। लेकिन जब वही सवाल हमजा से पूछा जाता है, उसका जवाब सबसे अलग होता है। हमजा कहता है, अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले अपने बेटे के खून का बदला लेता। अगर आप इलेक्शन के लिए रुक गए तो समझ लीजिए आप पहले ही हार चुके हैं। उन्होंने जानबूझकर इसी वक्त अटैक किया क्योंकि उन्हें पता था आप तुरंत जवाब नहीं देंगे। फिर हमजा सीधा पॉइंट रखता है, इलेक्शन जीतना है तो उनका एरिया कब्जा करना पड़ेगा और ये सबसे सही वक्त है। उन्हें खत्म करो, एरिया लो, बदला भी मिलेगा और पावर भी। ये बात सीधा रहमान के दिल तक जाती है और वो डिसाइड कर लेता है अब रुकना नहीं है। तुरंत ऑर्डर्स दिए जाते हैं। रहमान के लोग बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ने लगते हैं और फिर उन पर ब्रूटल टॉर्चर शुरू हो जाता है। कुछ ही वक्त में उजैर और हमजा बाबू डकैत तक पहुंच जाते हैं। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। उसे पकड़ लिया जाता है और रहमान को इन्फॉर्म किया जाता है। रहमान आता है और बिना कुछ सोचे बाबू को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। बाबू अपनी जान की भीख मांगता है, मैं तेरा बाप लगता हूं, तू अपनी मां को मार चुका है, मुझे तो छोड़ दे। लेकिन रहमान के लिए अब कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो अपनी मां को नहीं छोड़ा वो किसी और को क्या छोड़ेगा। और फिर एक पत्थर उठाकर वो बाबू का काम तमाम कर देता है और कहता है, मेरे बेटे को मारना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। इसके साथ ही बदला पूरा हो जाता है और सिर्फ बदला ही नहीं, रहमान बाबू और अरशद के पूरे एरिया पर कब्जा कर लेता है। धीरे धीरे हमजा रहमान का सबसे ट्रस्टेड आदमी बन जाता है। टाइम स्किप, साल 2007। पूरा एरिया जश्न मना रहा होता है। जमील इलेक्शन जीत चुका होता है। लोग खुश हैं, नारे लग रहे हैं। जमील स्टेज पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा होता है। तभी वहां एंट्री होती है रहमान डकैत की। उसके साथ हमजा और उजैर भी होते हैं। जमील की नज़र जैसे ही रहमान पर पड़ती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है।
वो बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि रहमान का वहां आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब यहां से पावर का असली गेम स्टार्ट होने वाला है। जमील चाहे या ना चाहे, सिचुएशन उसे एक्टिंग करने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही रहमान स्टेज पर आता है, जमील माइक से हटकर सबके सामने उसका हाथ उठा देता है और एक फेक स्माइल के साथ खुशी दिखाने का ड्रामा करता है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये थी, रहमान अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, एक पावर सेंटर बन चुका था। इसी भीड़ में जमील की बेटी यलीना भी मौजूद होती है। वो एक साइड पर चुपचाप बैठी होती है। तभी हमजा की नजर उस पर पड़ती है और यलीना भी उसे नोटिस करती है। एक छोटी सी आई कांटेक्ट जो आगे चल के कहानी में बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तभी यलीना की माँ उससे कहती है, स्टेज पर जाओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। लेकिन यलीना सीधा मना कर देती है, मुझे ये पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उस पर गुस्सा करने लगती है। ये सब हमजा दूर से देख रहा होता है। तब हमजा क्वाइटली इंटरवीन करता है। वो यलीना की माँ से कहता है, जमील सर आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। बस इतना सुनते ही उसकी माँ तुरंत वहां से चली जाती है और यलीना को स्टेज पर जाना नहीं पड़ता। यलीना हमजा की तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल करती है, फिर सीधा अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। इसी बीच एक और पावरफुल एंट्री होती है, जावेद खनानी, एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन। वो रहमान के पास आकर कहता है, कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा है? आज जो क्राउड है वो आपकी पावर दिखा रहा है। ये बात रहमान के दिमाग में बैठ जाती है। जावेद के जाने के बाद रहमान जमील है कहता है, सोच रहा हूं अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाऊं। ये सुनते ही जमील एकदम साइलेंट हो जाता है। रहमान हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, डर गए क्या? मैं आपके अगेंस्ट नहीं, बस अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूं। तभी जमील के आदमी उसके कान में कुछ बोलते हैं और वो तुरंत गुस्से में कार की तरफ जाता है। वहां यलीना होती है। जमील उस पर चिल्लाता है और गुस्से में उसका फोन फेंक देता है, फिर बिना कुछ सोचे वहां से चला जाता है। ये सब हमजा देख रहा होता है। वो क्वाइटली जाकर यलीना का फोन उठा लेता है और बाद में उस फोन से उसका नंबर सेव कर लेता है। इधर रहमान अपने बिजनेस पर फोकस करता है। वो उजैर से पूछता है, खनानी ब्रदर्स कितना कमा रहे हैं? उजैर बताता है, 1.5 से 2 करोड़ तक, और अभी रिसेंटली उन्हें इंडियन 500 के नोट्स प्रिंट करने का परमिशन भी मिला है। अगर ये सच है तो एक महीने में 50-60 करोड़ तक कमा सकते हैं। ये सुनकर हमजा इंटरेस्ट लेता है। ये फेक करेंसी इंडिया तक पहुंचती कैसे है? उजैर समझाता है, कराची से समुद्र के थ्रू कतर, फिर कार्गो फ्लाइट से नेपाल, और नेपाल एयरपोर्ट से मिनिस्टर का बेटा इसे रिसीव करके इंडिया भेजता है। हमजा थोड़ा सोचता है और कहता है, अगर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाना जरूरी है। अपनी स्मार्ट थिंकिंग और आइडियाज से हमजा धीरे धीरे रहमान का फुल ट्रस्ट जीत लेता है। रहमान उसे रिवॉर्ड देता है, एक बाइक और एक गन। उस बाइक के साथ सीधा एक हाई क्लास बार में जाता है, जहां रिच क्राउड पार्टी कर रहा होता है, म्यूजिक, लाइट्स, डांस। और वहीं उसे यलीना फिर से नजर आती है। इस बार वो वेस्टर्न आउटफिट में डांस कर रही होती है। हमजा उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। तब हमजा बाहर आता है और क्वाइटली यलीना का टायर पंक्चर कर देता है। फिर पुलिस को अनोनिमस कॉल करता है, पार्टी के बारे में इन्फॉर्म करता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां रेड कर देती है और पूरी पार्टी बंद करवा देती है। जैसे ही पुलिस आती है, सब लोग पैनिक में भागने लगते हैं और यहीं से हमजा और यलीना की स्टोरी एक नई डायरेक्शन में जाने वाली है। यालिना भी वहां से भागते हुए बाहर निकलती है, सीधा अपनी कार में बैठती है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि टायर ऑलरेडी पंचर था और ये सब हमजा का पहले से सोचा हुआ प्लान था। तभी उसके सामने हमजा अपनी बाइक लेकर आता है। सिचुएशन ऐसी होती है कि यालिना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सीधा हमजा की बाइक पर बैठ जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए हमजा वहां से निकल जाता है। पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां भी उन्हें चेज कर रही होती हैं, लेकिन हमजा स्मार्टली उन्हें कंफ्यूज करके एस्केप कर लेता है। कुछ दूर जाने के बाद बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। यालिना नीचे उतर जाती है। हमजा कहता है,
मैं आपको छोड़ देता हूं। लेकिन यालेना बोलती है, मेरा घर पास ही है। फिर दोनों साथ में चलकर उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में यालेना पूछती है, आप उस दिन रैली में थे ना? क्या आप भी मेरे फादर के साथ पॉलिटिक्स में हो? हमजा कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहता है, फिर सीधा सच बोल देता है। सच शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं रहमान बलूच के लिए काम करता हूं, उसके हर इल्लीगल काम में उसकी मदद करता हूं। फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है, मुझे शायरी पसंद है। मैं कोई नशा नहीं करता और कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं की। मैं गरीब हूं, लेकिन बेकार नहीं। ये सुनकर यालेना उससे अलग नजर से देखने लगती है। जब वो घर के अंदर जाने लगती है, तब हमजा उसे रोकता है और कहता है, आपकी एक चीज मेरे पास रह गई है। फिर वो उसका फोन वापस दे देता है। यालेना ये देखकर खुश हो जाती है और बिना कुछ बोले घर के अंदर चली जाती है। इधर स्टोरी एक अलग डायरेक्शन लेती है। फॉरेन मिनिस्टर देवा फेक करेंसी नोट्स चेक कर रहा होता है। वो अजय से पूछता है, पाकिस्तान के लोग हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी एंट्री कैसे ले आए? अजय सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अभी नेपाल और बांग्लादेश के रूट से फेक करेंसी इंडिया में आ रही है। अमाउंट इतना बड़ा है कि ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। हमें एग्जैक्ट मास्टरमाइंड का पता नहीं, लेकिन उनका नेटवर्क बहुत पावरफुल है। वो आगे कहता है, इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हैं कि अरेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर किसी तरह अरेस्ट भी हो जाए तो उनके पास इतना बैकअप है कि कुछ घंटों में बाहर आ जाएंगे। देवा सीरियस टोन में कहता है, उस मुल्क में किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो सच में हमारे देश के बारे में सोचता हो। ये प्रूफ काम आएगा, और पता लगाओ इन्हें अंदर से मदद कौन दे रहा है। फिर वो एक स्ट्रांग लाइन बोलता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी हिंदुस्तानी ही होते हैं। इधर रहमान एक नया स्टेप लेता है। वो जावेद के साथ उसके फेक करेंसी प्रिंटिंग सेटअप पर जाता है। हमजा भी उनके साथ होता है। रहमान डिसाइड करता है जावेद के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेगा। जावेद भी अग्री हो जाता है और अपने लोगों से रहमान का इंट्रोडक्शन करवाता है। तभी वहां एंट्री होती है एक और डेंजरस आदमी की, आईएसआई चीफ इकबाल। जावेद कहता है, आज मैं जो भी हूं ये सब इकबाल की वजह से है। फिर जावेद रहमान को एक लिस्ट देता है, वेपन्स की लिस्ट। और यहीं से स्टोरी और भी डीप होने वाली है। क्राइम, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लेवल का गेम। अब गेम सिर्फ गैंग वॉर तक सीमित नहीं रहा था, यह धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रहा था। इकबाल, आईएसआई चीफ, सीधा रहमान के सामने एक डिमांड रखता है। उसे चाहिए कुछ हाई क्वालिटी स्नाइपर राइफल्स, वो भी प्रॉपर लाइसेंस के साथ, ताकि अगर कभी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो तो आईएसआई का नाम कहीं भी ना आए। इकबाल कहता है, पैसे जितने चाहो ले लो, लेकिन डील क्लीन होनी चाहिए। तब उजैर बीच में बोलता है, बंदूक कहां यूज होगी ये जाने बिना हम डील नहीं करेंगे। लेकिन जावेद का आदमी तुरंत जवाब देता है, आपको सिर्फ सप्लाई करनी है, बाकी डिटेल्स जानना आपके लिए जरूरी नहीं। इकबाल फाइनल डेट फिक्स करता है, 3 अक्टूबर डिलीवरी होनी चाहिए। जावेद भी रहमान को कन्विंस करता है और काफी सोचने के बाद रहमान डील के लिए हां कर देता है। रहमान जाते वक्त जावेद को एक वार्निंग देता है, जो वादा किया है उसे भूलना मत, वरना रहमान का दिया हुआ सजा बहुत दर्दनाक होता है। और फिर वो वहां से निकल जाता है। रहमान के जाते ही जावेद तुरंत जमील को कॉल करता है। जमील ऑलरेडी समझ चुका होता है। वो तुम्हारे पास आया था? जावेद कहता है, हाँ, और वो लयारी तुमसे छीनना चाहता है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारी कुर्सी और इज्जत दोनों खत्म। ये सुनकर जमील का दिमाग और तेज चलने लगता है। वो धीरे से कहता है, अगर शैतान को खत्म करना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है अब जिन को आजाद करने का वक्त आ गया है। और यहीं जमील डिसाइड कर लेता है रहमान को हटाना होगा। सीन शिफ्ट। एंट्री होती है एसपी असलम चौधरी की, एक डेंजरस और करप्ट ऑफिसर। असलम एक बैग लेकर कुछ लड़कों के पास जाता है। एक लड़का पूछता है, मुफीद कहाँ है? असलम कैजुअली बोलता है, हज पे गया है, मुझे भेजा है। जैसे ही वो लड़के पैसे लेने के लिए गाड़ी में चढ़ते हैं, उन्हें अंदर मुफीद की लाश दिखती है। वो शॉक हो जाते हैं। कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी असलम उन्हें गोली मार देता है।
रीजन सिंपल था, इन लोगों ने कोकेन के बदले टैल्कम पाउडर दे दिया था और असलम के लिए धोखे की सिर्फ एक सजा थी, मौत। उसके बाद असलम वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर बाद जमील असलम से मिलता है और यहीं पता चलता है जिन जिसका जिक्र हुआ था वो असलम ही है। असलम 7 साल से सस्पेंडेड था और उस सस्पेंशन के पीछे जमील का ही हाथ था। लेकिन अब जमील सब कुछ डिनाई करता है और कहता है, मैं तुम्हें वापस जॉब में ला सकता हूं, बस एक काम करना होगा, रहमान को हटा दो। इधर रहमान, उज़ैर और हमजा घर लौटते हैं, लेकिन हमजा खुश नहीं होता। वो सीधा बोल देता है, ये डील सही नहीं है, आप गलत लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, ये लोग हमारी कौम को खत्म करने में लगे हैं। ये सुनकर रहमान भड़क जाता है, ये कौम मेरी ही औलाद को खा गई, अगर मैं कुछ वापस ले रहा हूं तो तुझे प्रॉब्लम क्या है। गुस्से में रहमान हमजा को धक्का दे देता है। सिचुएशन टेंस हो जाती है। उज़ैर तुरंत हमजा को वहां से जाने के लिए बोलता है। बाद में हमजा पूरी बात इस्लाम के साथ डिस्कस करता है। इस्लाम भी अग्री करता है, ये डील कुछ ठीक नहीं लग रही। इधर रहमान एक और रिस्की स्टेप लेता है। वो मिलने जाता है सिरानी से, जो बलूच फोर्स का राइवल लीडर है। वहां उसका ग्रैंड वेलकम होता है। रहमान उसे पैसे देता है और जावेद की दी हुई वेपन्स लिस्ट हैंडओवर करता है और कहता है ये सब अरेंज करना है। सिरानी थोड़ा सोचता है, फिर हां कर देता है और यहीं से स्टोरी एक और डेंजरस लेवल पर चली जाती है। अब सिर्फ दुश्मन बाहर नहीं, अंदर भी पैदा हो चुके हैं। अब धीरे धीरे पूरा प्लान क्लियर होने लगता है। ये जो वेपन्स अरेंज किए जा रहे थे, ये सब 3 अक्टूबर को इकबाल को हैंडओवर होने वाले थे और इन्हीं वेपन्स का यूज करके इंडिया पर एक बड़ा अटैक प्लान किया जा रहा था। इधर असलम जमील से मिलने उसके घर पहुंचता है। असलम सीधा बोलता है, आपने जो काम दिया है वो इतना आसान नहीं है, पूरा लियारी क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। वो सिचुएशन समझाता है। लियारी की पुलिस पूरी तरह रहमान के कंट्रोल में है, अगर वो बोले जान दे दो तो बिना सोचे दे देंगे। अगर मैं वहां घुसा तो मुझे एक स्पेशल टास्क फोर्स चाहिए, एक ऐसी टीम जिसके बारे में किसी को कुछ पता ना हो और मुझे किसी को रिपोर्ट भी ना करना पड़े, इवन आपको भी नहीं। जमील थोड़ा सोचता है और फाइनली हां कर देता है, क्योंकि उसका गोल क्लियर था, रहमान को हटाना। असलम के जाने के बाद यलीना आती है। वो कैजुअली अपने कॉलेज फीस के लिए पैसे मांगती है। जमील बिना कुछ सोचे उसे पैसे दे देता है, लेकिन यलीना उन पैसों का यूज कुछ और ही करती है। वो हमजा के साथ टाइम स्पेंड करने निकल जाती है। धीरे धीरे हमजा और यलीना एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और कब ये कनेक्शन प्यार में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों साथ वक्त बिताने लगते हैं। इधर असलम अपनी सीक्रेट टास्क फोर्स रेडी कर लेता है और उसकी एंट्री होती है एक और ऑफिसर के साथ, एसपी उमर हैदर। वो असलम को ऑफिशियली वेलकम करता है। कुछ दिन बाद ईद की रात जमील और यलीना रहमान के घर फैमिली डिनर के लिए आते हैं। डिनर के दौरान रहमान जमील के कहता है, असलम वापस आ गया है। जमील कैजुअली बोलता है, टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। लेकिन इधर यलीना की नज़र सिर्फ हमजा पर होती है। हमजा उससे क्वाइटली साइड में ले जाता है और एक गिफ्ट देता है। यलीना उस गिफ्ट से बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हमजा यलीना को ले जाता है इस्लाम के पास उससे इंट्रोड्यूस करने के लिए। वहीं यलीना न्यूज़पेपर में असलम की फोटो देखती है और बोलती है, ये आदमी तो मेरे पापा से मिलने आता रहता है। ये सुनकर हमजा तुरंत रिएक्ट करता है, अगर नेक्स्ट टाइम ये आए तो तुम इस पर नजर रखना। यलीना थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन फिर भी हां बोल देती है। लेकिन हमजा के इस मूव के पीछे एक हिडन मोटिव था जो अभी सामने आना बाकी है। इधर दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन और गहरी होती जा रही थी। अजय फॉरेन मिनिस्टर देवा को बताता है, मार्च 2005 में जावेद और ईसाई के इकबाल ने दुबई में इंडिया के एक मिनिस्टर और उसके बेटे के साथ एक बड़ा डील साइन किया था। इस डील के अकॉर्डिंग इंडियन करेंसी का मटेरियल भी अब उसी ब्रिटिश कंपनी से आने लगा जहां से पाकिस्तान अपने नोट्स बनाता है। अजय आगे बोलता है, जितना भी फेक करेंसी मटेरियल पाकिस्तान यूज कर रहा है वो सब उसी कंपनी से जा रहा है। देवा शॉक हो जाता है, उनके पास सैंपल कैसे आया? अजय जवाब देता है, 2007 के स्टार्ट में कुछ ओरिजिनल नोट डिजाइन्स लीक हुए थे, उन्हीं से कॉपी करके फेक नोट्स बनाए जा रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात,
हमारे ही मिनिस्टर और उसका बेटा उन डिलीवरीज को रिसीव कर रहे हैं। अजय एक्सप्लेन करता है, वो लोग दुबई जाते हैं और वापस आते वक्त प्राइवेट जेट में टेक्निकल इशू का बहाना बनाकर रुकते हैं। हमें लगता है उसी वक्त वो जावेद और इकबाल से मिलते हैं। सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी, हमें जल्दी एक्शन लेना होगा, अजय कहता है। और एक और शॉकिंग इन्फो मिलती है, 3 अक्टूबर का अटैक समुद्र के रास्ते होने वाला है। सीन शिफ्ट, हमजा और उजैर मेजर इकबाल को वेपन्स डिलीवरी देने जा रहे होते हैं और यहीं सब कुछ एक डेंजरस क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगता है। प्लान के मुताबिक वेपन्स डिलीवरी पर रहमान को भी जाना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसका बेटा अचानक बीमार हो जाता है, इसलिए रहमान उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हमजा और उजैर मेजर इकबाल को वेपन्स डिलीवर कर देते हैं। डील कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद इकबाल हमजा को एक अलग रूम में ले जाता है। वहां का सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। एक आदमी को बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा होता है। इकबाल कहता है, 3 अक्टूबर का अटैक इंडिया को पता चल गया और हमें भी पता चल गया लीक कहां से हुआ। वो उस आदमी की तरफ इशारा करता है, ये ही इन्फॉर्मर था और इसी वजह से उसे इतनी ब्रूटल सजा दी जा रही थी। ये सब देखकर हमजा अंदर से हिल जाता है, उसका गला सूख जाता है और यहीं एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हमजा असल में कराची पर राज करने नहीं आया था, वो आया था इंडिया का इन्फॉर्मर बनके, और सिर्फ वो ही नहीं, इस्लाम भी उसके साथ मिला हुआ था। लेकिन हमजा की असली आइडेंटिटी क्या है, ये अभी भी एक मिस्ट्री ही रहती है। इधर रहमान अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में उन पर अचानक अटैक होता है। ये अटैक असलम ने प्लान किया होता है। उसके आदमी रहमान के गार्ड्स को एक एक करके मार देते हैं। असलम रहमान को कार से बाहर आने को बोलता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए रहमान खुद बाहर आ जाता है और अपनी वाइफ से कहता है, बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाओ। फिर वो खुद सरेंडर कर देता है। असलम उसे पकड़कर ले जाता है और कार के अंदर उसे ब्रूटली पीटना शुरू करता है। ये न्यूज़ हमजा और उजैर तक पहुंच जाती है। हमजा तुरंत समझ जाता है असलम उसे एनकाउंटर करने वाला है और बिना टाइम वेस्ट किए वो रहमान को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उसे ये भी शक होता है कि रहमान के घर के अंदर भी किसी ने बिट्रेयल किया है, इसलिए हमजा तुरंत घर लौटता है और एक आदमी को पकड़ लेता है। उसे मार मार कर पूछता है, रहमान कहाँ है, असलम उसे कहाँ ले गया। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं जानता होता, सिर्फ इतना बताता है, असलम ने एक सीक्रेट टास्क फोर्स बनाई है। हमजा सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और फिर उसे मार देता है। इधर उजैर जमील को कॉल करता है, असलम रहमान भाई को ले गया है, कुछ कीजिए। लेकिन जमील बस एक्टिंग करता है, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूं, और कॉल कट कर देता है। रियलिटी ये थी, जमील खुद ही इस सब का मास्टरमाइंड था और वो कुछ भी करने वाला नहीं था। हमजा को पहले से ही जमील पर शक था और अब उसे सब समझ आ जाता है। तब हमजा एक रिस्की स्टेप लेता है। वो यलीना को कॉल करता है, तुम जहां भी हो तुरंत मेरे घर जाओ और जब तक मैं ना आऊं बाहर मत निकलना। फिर हमजा डायरेक्ट जमील को कॉल करता है और उससे एक वीडियो भेजता है। वीडियो में जमील, असलम और अरशद पप्पू एक साथ बैठे होते हैं और कोई कहता है, मुझे रहमान का सिर चाहिए। ये वीडियो हमजा को यलीना ने ही दिया था। अब हमजा जमील को ब्लैकमेल करता है, 1 घंटे के अंदर रहमान भाई को जिंदा वापस चाहिए, वरना ये वीडियो हर न्यूज़ चैनल पर होगा। फिर एक और डेंजरस लाइन, और अब आपकी बेटी भी मेरे कंट्रोल में है। ये बोलकर हमजा कॉल कट कर देता है। इधर जमील घबरा जाता है, वो तुरंत यलीना को बुलाता है, लेकिन उसकी वाइफ बताती है यलीना तो मॉल गई है। और यहीं टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। गेम अब कंप्लीटली उल्टा पड़ चुका है। जमील अब पूरी तरह डर चुका था। वो तुरंत असलम को कॉल करता है और गुस्से प्लस डर के मिक्स टोन में कहता है, रहमान को तुरंत छोड़ दो। लेकिन असलम उसकी एक नहीं सुनता, सीधा कॉल कट कर देता है। अब जमील मजबूर होकर हमजा को कॉल करता है। असलम मेरी बात नहीं मान रहा। हमजा सिचुएशन समझ जाता है और सीधा बोलता है, मुझे उस टास्क फोर्स का एड्रेस चाहिए। जमील के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो एड्रेस दे देता है। अगला ही मोमेंट हमजा और उजैर सीधा लेयारी टास्क फोर्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां पूरा गेम उल्टा कर देते हैं।
टास्क फोर्स के लोगों को पकड़कर उन्हें ही बांधकर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ यही नहीं, उस टॉर्चर का वीडियो बनाकर सीधा असलम को भेज देते हैं। अब सिचुएशन रिवर्स हो चुकी थी। असलम मजबूर हो जाता है और फाइनली रहमान को छोड़ देता है। सिर्फ छोड़ता ही नहीं, खुद उसे कार में बिठाकर रहमान के घर के सामने ड्रॉप करता है। रहमान कार से उतरता है और असलम की तरफ देखकर एक हल्का सा ताना मारने वाला स्माइल देता है। फिर सीधा उज़ैर की तरफ बढ़ता है। उज़ैर उसे संभालकर अंदर ले जाता है। जाते जाते असलम गुस्से में पूछता है, तुम लोगों में हमजा कौन है? हमजा आगे बढ़ता है। असलम उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुझे लगता है तू यहां पावरफुल बन गया है? गलत सोच रहा है। तुझे खत्म करने के लिए यहां बहुत बारूद रेडी है। लेकिन हमजा बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। 2 सेकंड की खामोशी और फिर असलम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इधर रहमान को वापस लाने पर पूरी टीम सेलिब्रेट करने लगती है। सब लोग हमजा को हीरो की तरह देखने लगते हैं। रहमान भी खुश होता है। वो पूछता है, टास्क फोर्स का एड्रेस कहां से मिला? हमजा कैजुअली बोलता है, जमील ने दिया, आपके लिए काफी कंसर्न था। रहमान हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि हमजा ने अपने दिमाग से सब निकाला है। बातें चल रही होती हैं, तब उज़ैर एक और बात बोल देता है, हमजा का रिलेशन जमील की बेटी से है। रहमान थोड़ा क्यूरियस हो जाता है, सीरियस है या बस टाइम पास? हमजा थोड़ा शर्मा कर बोलता है, सीरियस। सीन शिफ्ट। हमजा घर लौटता है और देखता है यलीना ने पूरा घर ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया है। फिर यलीना खुद रोमांटिक अंदाज में उसके सामने आती है। हमजा पूछता है, तुम अपने घर वापस नहीं जाओगी? यलीना सीधा बोलती है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हमजा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे रहमान अपनी टीम के साथ इकबाल के ऑफिस जाता है। वहां टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है। इंडिया में एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट्स। रूम में बैठे लोग इस न्यूज़ को देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हमजा कंप्लीटली शॉक हो जाता है और उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो उस लड़के को देखता है जिसे उसने खुद गन दी थी। वही लड़का अब इंडिया में लोगों को मार रहा होता है। ये सब देखकर हमजा अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली की तस्वीर घूमने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है। उस रात हमजा सीधा इस्लाम के पास जाता है और गुस्से में पूछता है, मैंने टाइम से पहले इन्फो भेजी थी, फिर पुलिस ने ब्लास्ट रोका क्यों नहीं? इस्लाम सीरियस टोन में बोलता है, प्लान के हिसाब से ब्लास्ट 3 दिसंबर को होना था, लेकिन उन्होंने डेट चेंज करके 26 नवंबर कर दिया। इसी वजह से सिस्टम रिएक्ट नहीं कर पाया। और यहीं हमजा के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और भी इंटेंस हो जाता है। गेम अब सिर्फ मिशन नहीं, पर्सनल वॉर बन चुका है। इस्लाम की बात सुनने के बाद हमजा का गुस्सा और भड़क जाता है। वो कहता है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, रहमान हो या इकबाल, सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन इस्लाम तुरंत उसे रोकता है। ये वक्त गुस्से का नहीं, दिमाग से काम लेने का है। अगर अब कंट्रोल खोया तो मिशन फेल हो जाएगा। ये बात हमजा को थोड़ा शांत कर देती है। फिर इस्लाम उसे एक डायरी देता है, इसमें सब आंसर्स मिलेंगे। हमजा डायरी लेकर घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचते ही यलीना उस पर भड़क जाती है। उसे लगता है हमजा रात किसी और के साथ था। गुस्से में वो हमजा को थप्पड़ मार देती है। अब हमजा भी कंट्रोल खो देता है। मैं कराची पर राज करना चाहता हूं। अगर मेरे साथ रहना है तो पूरा हक तुम्हारा होगा, और अगर नहीं तो दरवाजा खुला है, जा सकती हो। ये सुनकर यलीना हर्ट हो जाती है। वो जाने लगती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। दरवाजा बंद करके वापस आती है और कहती है, आज के बाद अगर मुझे घर छोड़ने को बोला तो मैं तुम्हें सोते हुए जला दूंगी। ये लाइन सुन के हमजा इमोशनल हो जाता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे इवनिंग, रूलिंग पार्टी का एक बड़ा रैली होता है, जहां जमील, रहमान और उनकी पूरी टीम मौजूद होती है। जमील फुल कॉन्फिडेंस में होता है। उसे लगता है इस बार टिकट उसे ही मिलेगा, लेकिन अगले ही मोमेंट सब कुछ बदल जाता है। मिनिस्टर अनाउंस करता है, इस बार इलेक्शन में हमारी पार्टी से कैंडिडेट होगा रहमान। ये सुनते ही जमील का चेहरा उतर जाता है, बिल्कुल शॉक, डिसबिलीफ। इधर रहमान के लोग जश्न मनाने लगते हैं। जमील समझ जाता है ये सब हमजा का गेम है, लेकिन अब उसके पास कुछ करने को नहीं बचा।
इधर टीवी पर यह न्यूज़ देखकर असलम गुस्से में टीवी तोड़ देता है। सीन शिफ्ट। हमजा भी घर पर वही न्यूज़ देख रहा होता है। यलीना बोलती है, आज तो मेरे पापा का दिल टूट गया होगा, लेकिन क्या करें, इतने पाप किए हैं, सज़ा तो मिलनी ही थी। तब हमजा कैजुअली कहता है, कल अपने पापा को घर बुलाओ। यलीना शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी इनवाइट कर देती है। नेक्स्ट डे जमील हमजा के घर आता है और जैसे ही वो देखता है उसकी बेटी वहीं रह रही है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। हमजा सीधा बोलता है, अगर आपने अपनी बेटी को एक अच्छा इंसान बनाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर जमील भड़क जाता है, तू कल का आया हुआ लड़का मुझे पेरेंटिंग सिखा रहा है। मेरी बेटी सिर्फ 19 साल की है और तू कम से कम 30 का होगा, थोड़ी तो शर्म कर। फिर वो वार्निंग देता है, कितनी भी चाल चलो, ये राज अभी भी मेरा है। हमजा शांत रहकर जवाब देता है, आपका प्रॉब्लम ये है, आप हमेशा गलत लोगों को सपोर्ट करते आए हो और आज उसका रिजल्ट सामने है। और यहीं पावर, पॉलिटिक्स और रिवेंज का फाइनल क्लैश सेट हो जाता है। हमजा की बातें सीधा जमील के दिमाग में घुस जाती हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब ये लोग एक हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, और आज वही हो रहा है। फिर हमजा धीरे से एक और बात बोलता है, दूसरों के पीछे भागने के बजाय आपको अपने पास किसी अपने को रखना चाहिए, कोई ऐसा जो सच में आपका हो और हमेशा आपका भला चाहे। ये कहकर हमजा इनडायरेक्टली अपनी तरफ इशारा करता है और जमील अब तक सब समझ चुका होता है। इस बार वो चुप रहता है और हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में हमजा खुद ही ग्रैंड तरीके से हमजा और यलीना की शादी ऑर्गेनाइज करता है। शादी का माहौल, लाइट्स, म्यूजिक, खुशी, दोनों फैमिलीज और सारे लोग वहां मौजूद होते हैं। लेकिन इस सेलिब्रेशन के बीच भी एक और गेम चल रहा होता है। रहमान और उसकी टीम साइड में एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं। हमजा को यह देखकर डाउट होता है और वो क्वाइटली वहां ज्वाइन करता है। मीटिंग में इकबाल एक नई बात रखता है, 11 अगस्त को एक और अटैक प्लान हुआ है, इसके लिए और ज्यादा वेपन्स चाहिए। उजैर थोड़ा कंफ्यूज लगता है। तब हमजा आगे बढ़कर बोलता है, डिलीवरी के लिए 9 अगस्त बेस्ट रहेगा। उस दिन मिनिस्टर एक इनॉग्रेशन में बिजी होगा और पुलिस भी उसी में लगेगी। सब लोग इस प्लान से अग्री हो जाते हैं। उस रात यलीना सो जाती है और हमजा वो डायरी निकालता है। डायरी के सारे पेजेस ब्लैंक होते हैं, लेकिन जैसे ही हमजा उस पर केमिकल लगाता है, हिडन मैसेजेस सामने आने लगते हैं। ये एक सीक्रेट कम्युनिकेशन डायरी थी जिसके थ्रू हमजा अपनी टीम को इन्फो भेजता था। हमजा तुरंत 11 अगस्त अटैक की इन्फो लिखकर अपने नेटवर्क को फॉरवर्ड कर देता है। नेक्स्ट स्टेप, हमजा सप्लायर के पास जाता है माल की बात करने, लेकिन वहां जो वो देखता है उसे अंदर से हिला देता है। गांव के लोग छोटे छोटे बच्चों की लाशें दफन कर रहे होते हैं। हमजा शॉक में आ जाता है। वो पूछता है, ये सब क्या हुआ? सप्लायर के लोग बताते हैं, आईएसआई के लोगों ने स्कूल के पानी में जहर मिला दिया था, इसी वजह से ये बच्चे मर गए। ये सुनकर हमजा के अंदर का इंसान टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस कंट्रोल करता है और बिना रिएक्ट किए ऑर्डर फाइनलाइज करके वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद रहमान अपनी टीम के साथ एक इनॉग्रेशन इवेंट में होता है। सब अपने काम में बिजी होते हैं। तभी उजैर को सप्लायर का कॉल आता है, डिलीवरी लेने आ जाओ। उजैर हैरान हो जाता है, आज तो डिलीवरी डेट नहीं थी। तब हमजा तुरंत बोलता है, अरे ये डेट तो मेरी शादी वाले दिन फिक्स हुई थी, तुम तब नशे में थे इसलिए याद नहीं। उजैर तुरंत मान जाता है और डिलीवरी लेने के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद रहमान, हमजा और 2 और लोग घर के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में हमजा एक अलग रूट ले लेता है। रहमान पूछता है, इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हमजा कामली बोलता है, मेन रोड ब्लॉक है, रिपेयर का काम चल रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद रहमान नोटिस करता है आसपास कोई गाड़ी नहीं है, रोड बिल्कुल सुनसान है और यहीं हवा में एक अजीब सा टेंशन फील होने लगता है। कुछ बड़ा होने वाला है। रहमान को अब सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। वो हमजा से पूछता है, बाकी गाड़ियां कहाँ गई? हमजा बिल्कुल काम रहकर बोलता है, वो लोग आगे निकल गए हैं, चेक पॉइंट पे मिल जाएंगे। फिर रहमान पूछता है, और उजैर? हमजा तुरंत जवाब देता है, वो डिलीवरी लेने गया है। ये सुनकर रहमान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आज डिलीवरी डेट तो नहीं थी। हमजा फिर से वही एक्सक्यूज रिपीट करता है, शादी वाले दिन फिक्स हुआ था, तुम भूल गए? लेकिन इस बार रहमान को सब याद आ जाता है। डेट तो 9 थी। अब उसके दिमाग में डाउट क्लियर हो जाता है, कुछ तो गलत है। वो तुरंत बोलता है, गाड़ी रोको। लेकिन हमजा गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड और बढ़ा देता है।
बस यही रहमान समझ जाता है गेम कुछ और ही है, और बिना टाइम वेस्ट किए वो हमजा पर अटैक कर देता है। उधर कुछ ही दूर असलम अपने पूरी टीम के साथ रोड ब्लॉक करके वेट कर रहा होता है। ये सब प्लान पहले से हमजा ने ही सेट किया था। कार के अंदर फुल ऑन फाइट शुरू हो जाती है। पंचेस, स्ट्रगल, केओस। हमजा समहाउ कंट्रोल करता है और गाड़ी को सीधा एक वाटर पाइपलाइन से टकरा देता है। पाइपलाइन ब्लास्ट हो जाती है, पानी जोर से बाहर निकलने लगता है। ये सिग्नल था। असलम और उसकी टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। कार के अंदर के 2 लोग ऑलरेडी मर चुके होते हैं और रहमान बेहोश दिखता है। हमजा मौका देखकर गाड़ी से निकलकर भागने लगता है, लेकिन ट्विस्ट, रहमान एक्चुअली बेहोश नहीं था, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। तभी उजैर वहां पहुंच जाता है। रहमान तुरंत बोलता है, हमजा को खत्म करो। उजैर हमजा के पीछे निकल पड़ता है और उसके जाते ही असलम अपनी टीम के साथ स्पॉट पर पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है 2 गैंग्स के बीच डेडली गन फाइट। उधर जंगल साइड में उजैर हमजा का पीछा कर रहा होता है। गोलियां चल रही होती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर उजैर की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। बस यहीं हमजा पलटकर अटैक करता है। दोनों के बीच ब्रूटल हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। हमजा नाइफ से अटैक करता है, लेकिन उजैर अभी भी स्ट्रांग रहता है। काफी स्ट्रगल के बाद हमजा कंप्लीटली रेज मोड में आ जाता है और फाइनली उजैर को मार देता है। उधर जंगल की तरफ रहमान भाग रहा होता है। असलम उसका पीछा कर रहा होता है। गन फाइट के बीच रहमान की गन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब असलम सामने आता है और दोनों के बीच इंटेंस हैंड फाइट शुरू हो जाती है। कुछ वक्त तक दोनों इक्वल टक्कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे असलम वीक पड़ने लगता है। रहमान फाइनल अटैक करने जा रहा होता है। तभी ब्लास्ट हमजा एंट्री लेता है और रहमान के सिर पर जोर का वार करता है। रहमान नीचे गिर जाता है, ऑलमोस्ट खत्म। लेकिन हमजा उसे मारता नहीं, क्योंकि हमजा और असलम के बीच पहले से डील थी, अभी रहमान को जिंदा छोड़ना है। लेकिन असलम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और बिना सोचे रहमान पर गोली चला देता है। फाइनल शॉट, रहमान जमीन पर गिरता है। गेम खत्म, बदला पूरा, लेकिन कहानी के अंदर का दर्द अभी भी जिंदा है। असलम के गोली चलाते ही हमजा तुरंत रिएक्ट करता है और बिना टाइम वेस्ट किए रहमान को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कोई भी गाड़ी उन्हें लिफ्ट देने को रेडी नहीं होती। टाइम निकलता जा रहा था, सिचुएशन और क्रिटिकल होती जा रही थी। फाइनली एक ऑटो ड्राइवर उनकी हेल्प करने को तैयार होता है। उसके सामने हमजा इतनी रियल एक्टिंग करता है जैसे वो सच में रहमान की जान बचाने के लिए बेचैन हो। किसी तरह वो रहमान को हॉस्पिटल तक ले आता है, लेकिन डॉक्टर्स चेक करके बोलते हैं ही इज नो मोर। रहमान की डेथ कंफर्म हो जाती है। इस न्यूज़ के बाद मीडिया में हंगामा मच जाता है। हर जगह एक ही खबर, और वही ऑटो ड्राइवर सबको बताता है वो लड़का यानी हमजा लास्ट मोमेंट तक कोशिश कर रहा था, सच में उसने जान लगा दी थी। मीडिया स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट करता है, रहमान की गाड़ी में वेपन्स मिले, पुलिस ने उस पर एक्शन लिया और एनकाउंटर में उसकी डेथ हो गई। ये नैरेटिव इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि किसी को सच का अंदाजा भी नहीं होता। ये सब देखकर इकबाल और जमील दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन अब कुछ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। रहमान के मरने के बाद उसके नेटवर्क के राज धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और इसी तरह हमजा ने एक एक करके आईएसआई के सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय कर दिए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उधर अजय ये सब देखकर खुश होता है, क्योंकि ये पूरा मिशन शुरू से उसका ही प्लान था। हमजा को पाकिस्तान भेजना, रहमान के गैंग में घुसाना और अंदर से सब कुछ खत्म कर देना। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, ब्लास्ट। हमजा असल में हमजा था ही नहीं। वो ना कोई बलोच था, ना कराची का रहने वाला। उसका असली नाम था जसकीरत सिंह रंधावा, एक हिंदुस्तानी जो आईएसआई के एक अटैक का बचा हुआ जिंदा सबूत था। उस अटैक में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था और तभी से उसके अंदर एक आग जल रही थी, बदले की आग। इसीलिए अजय को पूरा यकीन था कि जसकीरत ही इस मिशन के लिए परफेक्ट है, और वो सही साबित होता है। फाइनली ऑपरेशन धुरंधर सक्सेसफुल हो जाता है और यहीं इस कहानी का दी एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां दुश्मनी सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं थी। ये एक पर्सनल वॉर थी, एक ऐसे इंसान की जिसका सब कुछ छीन लिया गया था। हमजा यानी जसकीरत, उसने सिर्फ बदला नहीं लिया, उसने पूरा गेम ही खत्म कर दिया।
और सबसे डेंजरस बात क्या थी? दुश्मन के बीच रहकर, उनका भरोसा जीतकर उन्हें उन्हीं के गेम में हरा देना। इसी को कहते हैं साइलेंट रिवेंज। अगर तुम्हें यह स्टोरी पावरफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। और अगर तुम ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस मिस नहीं करना चाहते तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो निवीक्षा फिल्म टॉक्स, क्योंकि यहां हर स्टोरी होती है सिंपल नहीं, सिनेमैटिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ और देखते रहो निवीक्षा फिल्म टॉक्स।